बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 के हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि जो मैचेस खेले गए। कराची लीग अब मुकम्मल हो चुका है और अब पाकिस्तान सुपर लीग के जो बाकिया मैचेस हैं वो लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। और अब तक जो पॉइंट टेबल पे क्या सूरत हाल है इसको भी डिस्कस करेंगे, अपने मौजूद मेहमानों के साथ गुफ्तगू भी करेंगे। और आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में दो शख्सियत ऐसी मौजूद हैं कि जिनको आप गाए बगाए इस शो में देखते रहते हैं। पाकिस्तान के समय वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और दूसरी शख्सियत जो मौजूद है, जिस तरह हम आपको बार बार बात करते हैं, है कि आप इनसे प्यार भी करते हैं, आप इनसे इख्तिलाफ राय भी करते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जब जब ये शो में होते हैं तो आप अपनी राय का इजहार भी करते हैं। कमर रज़ैफ़ी साहब ने हमें एक दफ़ा फिर ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, ठीक ठाक, खैरियत। आप पॉइंट टेबल दिखा दें ताकि आप फिर शुरू हो जाएं। नहीं, आपको पता ही है जो सिफर पे है उसका तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ऑलराइट, पॉइंट टेबल जरा दिखाइएगा, प्रोडक्शन टीम के पॉइंट टेबल पे क्या सूरत हाल है कराची लेग के बाद। और ये आप देख सकते हैं मुल्तान सुल्तान टॉप पर है 10 पॉइंट के साथ। इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर, कलंदर्स ने 6 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर पोजीशन हासिल की हुई है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जिस तरह जैसन रॉय की उम्दा बैटिंग के जरिए कल कामयाबी हासिल की तो 4 पॉइंट के साथ वो अगले नंबर पर। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स पॉइंटलेस। कुछ सूरत हाल बदलने की उम्मीद है लाहौर के लेग में, और कितनी मुश्किल हो गई है अब कराची किंग के लिए? कराची किंग्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई है, क्योंकि अब अगर 5 मैच जीतते भी हैं तो 10 पॉइंट्स पे आएंगे और ऑलरेडी मुल्तान जो है वो 10 पे है और बाकी टीमें 6 पे 4, तो वो भी अपने मैचेस तो डेफिनेटली जीतेंगी। तो कराची के लिए तो अब मैं समझता हूँ कि बस अब आप फेस सेविंग जिसे कहना चाहिए कि वो इतने कुछ ऐसा कर लें कि कुछ मैच जीत जाएं। 5 में से अगर 3 मैच भी जीत जाते हैं तो फेस सेविंग हो जाती है। अदरवाइज़ तो अब मेरे ख्याल से ऐसा कुछ रखा नहीं है, क्योंकि आखिरी मैच और जिस तरह आखिरी मैच खेलें उससे तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि टीम जो है बिल्कुल ही गिर चुकी है और कोई मोटिवेशन नहीं है उनकी जीत के लिए। तो मेरे ख्याल से तो कराची किंग के लिए कोई एज ए कोच क्या सोच होनी चाहिए इस वक्त जो पीटर मूड्स है उनकी, या अगर आप कोच होते तो क्या सोच होती कि पहला टास्क होगा कि टॉप 4 में आए, चौथे नंबर पर आए? कोशिश तो यही होती है टीम की कि सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करें, बट जो इस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है, ठीक है इफ एंड बट्स बहुत होते हैं कि लक बहुत काउंट कर जाए, लेकिन लक भी उस वक्त काउंट करती है जब आप जो है वो कुछ करना चाहते हैं, पैशन नज़र आता है आपके कि आपकी टीम कुछ करना चाह रही है, तो वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। कभी बॉलिंग होती है अच्छी तो बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है, बैटिंग अच्छी करते हैं तो फिर आपकी फील्डिंग में लैप्सेस ऐसे शुरू हो जाते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन जो है ना कि एक साथ सारी चीज़ें कि आप अगर 170 रन करते हैं तो उसको कैसे बचाना भी है, तो फील्डिंग 2-4 अच्छे ऐसे रन आउट, अच्छे कैचेस, तो वो वापस लेकर आते हैं। 2 कैचेस तो बिल्कुल, लेकिन वो तो फर्स्ट इनिंग में थे तो बाद में बारी नहीं कर सके ना फिर वो। तो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि हर चीज़ हर शोबे में आपको अच्छा करना पड़ेगा ऊपर आने के लिए, अदरवाइज़ तो फिर अगर इसी तरह खेलते रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि आप कोई मैचेस जीत सकें। ठीक है, तो फिर भाई क्या लगता है आपको, बाबर आजम ने सारी ज़िंदगी क्रिकेट जो है वो कद्दाफी स्टेडियम में खेली है एज़ कम्पेयर टू नेशनल स्टेडियम, पिच जब तब्दील होगी तो क्या बैटिंग का स्टाइल तब्दील होगा? क्योंकि बाबर आजम पे बहुत डिपेंड कर रही है कराची किंग्स। अली देखें, जो सबसे करीब तरीन इनके पास टीम थी जिसको दबोच लेते वो थी कोयटा ग्लैडिएटर, और वो भी कल एक शानदार मैच आपने देखा ही होगा। कल बहुत शानदार मैच जेसन राय की जानिब से एक ज़बरदस्त बल्लेबाजी, जो तवक्को की जा रही थी कि ये आएंगे तो गेम तब्दील कर देंगे कोयटा का, और उनके कोयटा ने जो है एक ऐसा मैच जीता है जो यकीनन उनकी हार अगर हो जाती तो कराची किंग्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाती, क्योंकि ये 5 डाउन है इस वक्त कराची। तो लाहौर देखें यार, आप इस गेम को प्रेडिक्ट इस तरह कर सकते हैं, महमूद भाई तो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, इनको ज़्यादा पता होगा क्रिकेट का टेक्निकली, तो ये जो फॉर्मेट है इसके अंदर कभी भी कुछ चमत्कार हो सकता है। मतलब आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि कराची किंग्स अब जीतेगी ही नहीं, हो सकता है अगले 5 मैचेस जीत जाए वो, तो ये भी एक चांस बन सकता है। मगर ये थोड़ा सा बाबर आजम असल में उनके गिर्द पूरी ये टीम घूमी है, ऐसा लगता है बाकी बच्चों के साथ जो है वो सौतेली माँ का सुलूक किया गया है, बाबर आजम को प्रायोरिटी। यही प्रॉब्लम बाबर के साथ पाकिस्तान टीम में भी है। ये ठीक है हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसके साथ भी ज्यादती है ना कि पाकिस्तान टीम में खेलता है, सब कुछ
वही करे, कराची किंग्स में खेल रहा है सब कुछ वही करे, बाकी भी तो 10 खेल रहे हैं ना। नहीं, किसने कहा कि बाबर आजम कर रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान टीम के लिए? भाई सारा लोड ट्रोलिंग रिजवान की हुई है वर्ल्ड कप में, बाबर की तो नहीं हुई ट्रोलिंग यार, रिजवान की हुई है। शामी को मारने के ऊपर उधर शामी की हुई, रिजवान की हुई। आप अगर साउथ अफ्रीका टूर देख लें तो रावलपिंडी का टेस्ट में याद दिलाता हूँ ना आपको कि रिजवान अगर वो फवाद के साथ खड़े होकर सेंचुरी नहीं मारता, मैच निकाल गया था साउथ अफ्रीका आपसे, तो वहाँ पे भी रिजवान की बात हुई। कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन बनाए तो रिजवान की बात हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रायोरिटी जो दी गई ना, जिस तरह आप टीम में दे रहे थे, आपको रिजवान को भी देनी चाहिए थी, उतनी हैदर को भी देनी चाहिए थी, उतनी फ़खर को भी देनी चाहिए थी, उतनी इमाद को भी देनी चाहिए थी, उतनी फवाद आलम को भी देनी चाहिए थी, उतने पैसे आबिद अली को भी देने चाहिए थे। मतलब इन्होंने भी तो पाकिस्तान के लिए ICC टेस्ट जो चैंपियनशिप है उसमें एक ने 4 मारी हुई, एक ने 3 सेंचुरियां मारी हुई। मतलब जो आपके लिए जो प्रायोरिटी थी वो बाकी सबके लिए भी होनी चाहिए थी ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी एक आदमी के हाथ में सारी चीजें दे दी हो, अब वही जो करे अच्छा करे बुरा करे, ऐसा नहीं हो सकता। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। देखिए जब बाबर की बैटिंग पे अकाउंटेबिलिटी हो रही है कि बाबर की जो फॉर्म है इस फॉर्मेट के अंदर, उसकी वजह से कराची किंग्स पे बहुत सारे असर में लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बार्सिलोना स्टाइल की आपने टीम तो बना ली, फॉर्मेशन भी वैसी बना ली कराची किंग्स की, मगर भाई मैसी स्ट्राइक करेगा तो बार्सिलोना जीतेगी ना। बाबर स्ट्राइक ही नहीं कर रहा। बाबर की जो स्ट्राइक है वो कराची किंग्स को ऊपर लेके जाएगी। बाबर अब मेरे ख्याल में जिस तरह से कप्तानी पाकिस्तान के लिए करते हैं ना, एक दफा कराची किंग्स के लिए भी करके देखें। हो सकता है कि रिजवान भी मिल जाए उनको, हो सकता है नवाज भी मिल जाए अपनी टीम में, हो सकता है उनको आसिफ अली भी अपनी टीम में मिल जाए। बात सारी है कि जब तक आप अपने प्लेयर पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, पहले ही मैच में आप अपनी से छोटी उम्र के बच्चे को शटअप कॉल दे देंगे सिर्फ एक शॉट खेलने के ऊपर, क्योंकि वो फ्रंट पे खेलना चाह रहा था, वो इस फॉर्मेट को यूटिलाइज करना चाह रहा था। ताहा की बात कर रहा हूँ, जो काम बाबर को करना चाहिए वो ताहा कर रहा था, शटअप कॉल हुई, बच्चा उसके बाद गायब हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने कैरेक्टर से भी कुछ प्रूफ करें ना कि हाँ यार मैं फॉर्म में हूँ। ये ठीक है कि शर्जील फॉर्म में नहीं है, ये ठीक है कि साहिबजादा फरहान नहीं कर रहा, मैं तो फॉर्म में चल रहा हूँ ना यार, मगर वो फॉर्म फिर इस फॉर्मेट के हिसाब से नजर आए। तो कराची किंग्स को जो थोड़ा सा सेटबैक हुआ है वो ये हुआ कि उनकी सारी कहानी इनके गिर्द घूमती रही और बाकी लोगों का सौतेली माँ की जैसा सुलूक किया बाकी प्लेयर्स के साथ, किसी को प्रायोरिटी नहीं दी। ऐसा लग रहा है कि टीम बिल्कुल ही बुझी खेल रहे हैं ये लोग आपस में। दूसरा आप कह रहे हैं कि वो उसके बाद भी आखिर मैच खेला है, ये नहीं कि उसको डांट दिया उसके बाद मैच निकला, उसके बाद ही मैच खेला था। मैं बताइए अभी हमने पॉइंट टेबल देखा आपने, ठीक है, पेपर पे तो या पॉइंट टेबल पे हमें मुल्तान सुल्तान टॉप पे नजर आ रहा है, बट एज ए क्वालिफाइड कोच, एज ए फॉर्मर क्रिकेटर, किस टीम ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासर किया? डेफिनेटली मुल्तान ने बहुत ज़्यादा द वे है प्लेइंग, जो कप्तानी की है रिजवान ने। इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि लीडर काम एंड कूल, और जिस तरह की उसकी सोच चलती है, जिस तरह वो मैच को लेकर चल रहा होता है, तो मुझे नहीं लगता कि जैसे लाइक धोनी बड़े काम रहते थे, चाहे मुश्किल वक्त भी हो या बॉलर्स को पिटाई भी हो रही हो तो वो बैक कर रहे होते थे ऑल द टाइम, अपने बॉलर्स को बैक कर रहे होते थे। तो यही चीज़ मुझे रिजवान में नज़र आई है कि रिजवान जो है वो पैनिक नज़र नहीं आया, और जब आदमी एज ए कैप्टन पैनिक नहीं होता तो वो किसी सिचुएशन के अंदर भी जो है वो कमबैक आसानी से कर लेता है। तो देखें मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह क्रिकेट खेली है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, और डेफिनेटली उसके अंदर प्लेयर्स का भी कमाल होता है, लेकिन कप्तान का बड़ा अहम रोल होता है। और एज ए विकेट कीपर कैप्टन कि जिस तरह का रोल रिजवान ने किया है, तो मैं बहुत बड़ा क्रिटिक्स था रिजवान के ऊपर। जब इनिशियली वो आए थे तो मैंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि वो टीम में क्यों है जब परफॉर्म नहीं कर रहे। इवन कराची किंग नहीं खिला रही थी उनको, पाकिस्तान टीम में साथ चलते रहते थे, मौके उनको बगा मिल रहे थे। लेकिन जिस तरह इम्प्रूव होके वो उन्होंने कमबैक किया है, तो मतलब मैं बहुत तारीफ़ इसलिए करूँगा कि रिजवान ने सबको बिल्कुल जिसे कहना चाहिए खामोश करा दिया, अपने क्रिटिक्स को अपनी परफॉर्मेंस से, और हर शोबे के अंदर उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की। इस वक्त लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने दोनों मौजूद मेहमानों से मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर दें पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के कराची लेग के हवाले से कि टीमों की क्या पोजीशन है, टीमों की स्टैंडिंग क्या है। और अब साथ साथ खबर यह है कि दौरे ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आ रही है, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। क्या टीम सेलेक्ट की है? बड़ी ज़बरदस्त टीम सेलेक्ट की ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर के लिए, और अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम को उन्होंने सेलेक्ट किया है। कौन कौन से प्लेयर इस वक्त इस स्क्वाड में शामिल है आप देख रहे हैं कि तमाम नामी गिरामी प्लेयर इस स्क्वाड का हिस्सा है। पैट कमिंस कप्तानी करेंगे, इसके अलावा एस्टन एगर, नेथन लायन, जोश
जोश हैजलवुड, लबुशेंगे, डेविड वार्नर, इसके अलावा स्टीव स्मिथ और नेथन लाइन, तो बहुत बड़ी टीम है। मिचेल मार्श एक बड़ी टीम है जो यहाँ पे शिरकत करेगी। महमूद हामिद साहब से आगाज़ करते हैं। टीम आपके सामने स्क्रीन पर है, कितनी बैलेंस टीम है ये, कितना पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है? अब ऑस्ट्रेलिया तो आपको पता है कि टेस्ट टीम बड़ी ज़बरदस्त है और वो फुल स्ट्रेंथ के साथ आ रहे हैं और इन्होंने मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि मिस आउट हुआ हो। वार्नर भी है, लबुशेंगे भी हैं, बैटिंग में इनके पास उस्मान ख्वाजा की बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म लगी हुई है, स्मिथ हैं आपके, और बॉलिंग के अंदर आ जाए कैप्टन उनका पैट कमिंस है, फिर ग्रीन है जिस तरह परफॉर्म किया है, ग्रीन जी बिल्कुल टीम पूरी है इनकी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो नेथन लॉइन ऑफ स्पिनर जो है वो आउटस्टैंडिंग ऑफ स्पिनर है। टेस्ट मैच में तो उससे अच्छा स्पिनर नहीं है इस वक्त, मतलब वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं। तो अगर आप टर्निंग पिच भी अगर बनाने जाएंगे तो वो मुश्किल कर सकते हैं नेथन लॉइन। तो बहुत मुझे लगता है कि अच्छी सीरीज़ होगी। और अगर आप पाकिस्तान की और उसके बाद अगर आप टीम देखते हैं तो बैटिंग में अगर हम देखें तो हमारी बैटिंग फवाद आलम हमारे पास अच्छी फॉर्म में, फवाद के जिस तरह परफॉर्म करते जा रहा है। फिर आपके पास बाबर की अच्छी फॉर्म लगी हुई है। टेस्ट मैच में तो एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर होगा आपका, लेकिन आबिद अली का थोड़ा सा एक आपको ड्रॉबैक हुआ है, जिसके बाद मेरे ख्याल से आबिद अली नहीं होंगे तो आपको शान मसूद के चांसेस हैं कि वो कम बैक कर जाएं। और फिर अब्दुल्ला शफीक तो वहीं पहले से टीम के अंदर है। तो पाकिस्तान की थोड़ी सी बैटिंग में थोड़ा सा मुझे लगता है कि 2-3 प्लेयरों के ऊपर, क्योंकि अभी मैं जो स्क्वाड देख रहा हूँ जो प्रोबेबल्स मुमकिन आ रहे हैं उसके अंदर असद शफीक का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। तो मैं ये समझ रहा था शायद कि असद शफीक का कमबैक कर जाते, क्योंकि बड़ी सीरीज़ है और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अरसे के बाद आ रहा है तो एक टफ होगा। तो एक एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर में आपके पास बैट्समैन आ जाए। लेकिन अगर असद शफीक को खिलाते हैं, महमूद भाई बात करें तो फिर किसकी जगह खिलाएंगे? क्योंकि बैटिंग मिडिल ऑर्डर तो आपका मेरे ख्याल में पैक है पूरा। नहीं, अगर अली आप ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड को देखें तो इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएंगे टेस्ट क्रिकेट के खास तौर पे। और ऑस्ट्रेलिया का आपको ये मैं आप बताते चलूँगा, मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका ये गए नहीं थे, कोविड की वजह से इन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद से घर पे बैठे हुए खेल रहे हैं और वहीं जो आ रहा है उसको हराते हैं और वहीं बैठे बैठे नंबर 1 बन गए। तो अभी तक इन्होंने बाहर के मज़े चखे नहीं है। तो ये पहली सीरीज़ ये निकल के खेल रहे हैं, वो भी 24 साल के बाद। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, रमीज़ हसन राजा और तमाम लोगों को जो इस जस्तजू में लगे रहे कि पाकिस्तानियों को कम से कम ऑस्ट्रेलियन टीम देखने को मिलेगी 24 साल के बाद। ठीक है, ये 2 नस्लें आपकी, तकरीबन 1.5 नस्ल आपकी गुजर गई और उसके बाद अब ऑस्ट्रेलियन टीम आएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को अगर आप यहाँ देखें तो पाकिस्तान को थोड़ी मुश्किलात हैं बैटिंग में, जैसे महमूद भाई ने कहा, क्योंकि ये ज़रा गहरी नज़र रखते हैं बैटिंग के ऊपर। तो आपके बाबर आजम नहीं चल रहा है, आपके अजहर अली नहीं चल रहा है। आप बाबर आजम को साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की पूरी सीरीज़ देख लेंगे जिसमें 10 से 11 इनिंग्स आ रही है बाबर, वहाँ पर तकरीबन 28 और 29 के जो एवरेज से वो खेलते हुए नजर आए। यानी कि बांग्लादेश में तो आखिर की 3 इनिंग्स अगर उनकी देख लें तो 8 के एवरेज के ऊपर है वो। तो यहाँ बाबर आजम की फॉर्म को आपको देखना पड़ेगा। फिर अजहर अली आपके पास क्लिक नहीं कर रहा है, पिछले 10-12 इनिंग से उनके बल्ले में भी कुछ नज़र नहीं आ रहा कि वो कुछ कर रहे नहीं कर रहे। तो बहुत आसान बॉलों पे अजहर अली अपनी विकेट देके जा रहे हैं। आबिद अली का आपको पता ही है, अभी स्टंट डाला है उनके, तो उनकी क्या पॉसिबिलिटी होती है खेलने के लिए। सिवाय फवाद आलम के आपके पास कोई भी बल्लेबाज नहीं है भाई, कोई भी बल्लेबाज नहीं। आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप में मैं बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूँ आपको। तो फवाद आलम पे अगर आप डिपेंड कर रहे हैं तो फिर आपको कम से कम असद शफीक को एक कमबैक देना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनका एक तो एवरेज बहुत अच्छा है, दूसरा एक नफसियाती दबाव में नहीं आते। वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे भी खेल चुके हैं। मोस्ट कंसिस्टेंट बल्लेबाज है। जहाँ पर आप अजहर अली को इतनी इनिंग्स के बाद मौका दे रहे हैं, बाबर आजम क्योंकि कप्तान है, ठीक है, आपके ऑटोमेटिक चॉइस है, आप उनको रखें इसके अंदर, मगर बाबर आजम भी अभी तक टेस्ट में वो उस तरह की कारकर्दगी उनकी निकल के नहीं आई है जो कम से कम मैच विनिंग नजर आए। क्योंकि फवाद का मैं इसलिए कह रहा हूँ, 4 सेंचुरियाँ उन्होंने इस चैंपियनशिप में मारी हुई, 3 आबिद अली ने मारी हुई थी। अजहर अली आपके ऊपर नीचे हैं, मगर आप उससे ऊपर चले हैं तो आप फिर किसको मौका देंगे? आप मुझे कंपैरिजन करते हैं दोनों टीमों का टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो ज़्यादा ऑन पेपर बड़ी स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस नज़र आती है। अगर आप बैटिंग लाइनअप को भी देखें, नहीं आप ये देखें महमूद भाई, इन्होंने एक अगर पाकिस्तान की अगर बॉलिंग लाइनअप देखें, स्पिनर्स के अंदर आपके पास नुमान अली होंगे और वो
साजिद खान ऑफ स्पिनर है आपके पास। साजिद को रखना, देखिए आप राइट लेफ्ट आपने ये रख लिया, मैं ये कह रहा हूँ मगर आपको लेग स्पिनर तो या तो उस्मान कादिर या जाहिद को, जाहिद महमूद के नहीं तो उस्मान को भी दें। उस्मान की फिटनेस का मुझे नहीं पता कैसी है उस्मान कादिर की, कि वो इतने वर्जन के नहीं, वो 4 डे तो खेल रहे हैं, अगर खेल रहे होंगे तो। जो मैंने प्रोबेबल्स देखे, जो की सोच लग रही है सिलेक्टर्स की, तो वो मुझे लगता है कि वो जाहिद महमूद के साथ मेरे ख्याल से कंफर्टेबल है रादर के उस्मान कादिर के। देखिए महमूद भाई बोलिंग अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखें फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, तो उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है और उसको बॉलिंग करना आती है 40 के अंदर के बड़े मैचेस के अंदर वो कैसे बॉलिंग करते हैं, तो आपके पास ये है। लेकिन अगर आप बॉलिंग में देखें तो वो उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस। देखिए उन्होंने लेग स्पिनर एक डाला है स्वेप्सन, वो अच्छा उनका लेग स्पिनर है, तो मैं कह रहा हूँ उनके पास तो बॉलिंग में भी है, बैटिंग में भाई, हाँ ना, बॉलिंग में भी है, बैटिंग में भी है उनके पास। आप बैटिंग में भी लैग कर रहे हैं, बैटिंग में लैग कर रहा है पाकिस्तान। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, आपके पास आबिद अली के जाने के बाद बहुत बड़ा खला आ गया। जब आप लैगिंग की बात करें ना, अगर जैसे मिसाल के तौर पर जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक है उसमें ये बात हो रही है कि साहबजादा फरहान को भी लिया जा सकता है, कामरान गुलाम को भी इंडक्ट किया जा सकता है, तो फिर खुर्रम मंजूर भी तो एक ऐसा प्लेयर, इसका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है, उसको क्या कंसीडर कर सकते हैं? इस डिपेंड कर रहा था प्लेस के ऊपर कि खुर्रम मंजूर एज ए ओपनर, अगर आपके पास ओपनर में जगह खाली बनती है तो क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं। उसने परफॉर्म किया है, रन्स किए हैं, फिट भी है, सब कुछ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि आपकी प्लेस वहाँ पर बनती है। अगर हाँ आबिद अली एज ए ओपनर पाकिस्तान टीम से, उनके अगर प्लेसमेंट में अगर कोई प्लेयर आता है, शान मसूद को आप जैसे कंसीडर कर रहे हैं, तो खुर्रम मंजूर भी कंसीडर हो सकते हैं और एक्सपीरियंस है और क्रिकेट बहुत खेली है। और अब्दुल्ला शफीक को इन्होंने दिया ना मौका इधर अभी। अब्दुल्ला शफीक तो ऑलरेडी है ही ना टीम में। अच्छा, मैं बांग्लादेश से इन्होंने इन किया है ना, हाँ, वो तो वही मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, ऑलरेडी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर आप आबिद अली की जगह किसी को ये जो खूबसूरत कैच लेता था, डाइव पे मार देता था, अनबिलीवेबल कैच ले रहा था, वो किधर है वो? मतलब आपने अगर उसको 3 मैचेस यानी कि 4-5 इनिंग में ही आपने सेट कर लिया कि बेकार आदमी है, अब हमें इसके कैच भी नहीं चाहिए, हमें इसकी ओपनिंग भी नहीं चाहिए, हम इसको बाहर करें, तो भाई आप इमाम को भी तो रखेंगे इसके अंदर टेस्ट स्क्वाड में। मुझे बताएं उसको किस परफॉर्मेंस पे रख लेंगे, कहाँ खेल कर आएगा? जब रखेंगे फिर उस वक्त बात कर लेंगे कि क्या टीम पाकिस्तान की अनाउंस होती है। लेकिन आज साथ साथ एक और भी बात सामने आई हुई है कि मोहम्मद अब्बास के हवाले से जो ट्रेनर ने रिपोर्ट दी है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को, उन्होंने कहा कि ये नेट पे तेज़ बॉलिंग नहीं करते, इनके फिटनेस के इश्यूज़ हैं। साथ साथ एक तरफ आप मोहम्मद अब्बास की फिटनेस पे बात कर रहे हैं और फिर आप विकेट कीपिंग कंसल्टेंट रख लेते हैं वसीम बारी को 73 साल की उम्र में, तो जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है क्रिकेट में कि विकेट कीपिंग करना सबसे मुश्किल काम है, और किस तरह से वो मैनेज करेंगे, किस तरह से कंसल्टेंसी करेंगे, इस पर डिबेट करेंगे अपने दोनों मेहमानों से। मिलते एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं उस स्टोरी के हवाले से कि जब मोहम्मद अब्बास की जो फिटनेस रिपोर्ट है वो चेयरमैन रमीज़ राजा साहब के साथ शेयर की है फिटनेस ट्रेनर ने, और उस पर कहा कि जनाब ये तेज़ बॉलिंग नहीं कर रहे, इनके फिटनेस के इशूज़ हैं, इनकी स्पीड जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि मोहम्मद अब्बास शुरू से लेकर अब तक इसी स्पीड के साथ बॉलिंग करते नज़र आए हैं और इसी अंदाज से वो आउट भी करते नज़र आए हैं। अब बात करेंगे अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट से। महमूद भाई, क्या हर बॉलर के लिए स्पीड ज़रूरी है या कुछ बॉलर ऐसे होते हैं जिनके साथ आप खेले भी हैं? राशिद खान हुए, शायद महबूब हुए, या अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं टिम मिंटन हुए, इस टाइप के ऐसे बॉलर होते हैं कि जो अपनी सीम और स्विंग से तंग करते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि और अब्बास की तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा जब इनिशियली भी अगर आए तो उनकी पेस इतनी ज़्यादा नहीं थी। वो तो इसकी जो लाइन और लेंथ और जो सीम से बॉल करते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो मेरे ख्याल से अब ट्रेनर ने क्या देखा है उनके ऊपर कि वो क्या ट्रेनिंग नहीं कर रहे या फिटनेस का कोई इशू है उनके साथ, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मेरे ख्याल से अब्बास ने आने के बाद जब वो पाकिस्तान टीम में आए बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने ओवरऑल। हाँ, मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी क्या सिचुएशन है, क्योंकि देखें क्रिकेट वो खेल नहीं रहे अभी काफ़ी अरसे से, सिर्फ नेट्स के ऊपर ही चल रहा होगा। कायदे आज़म ट्रॉफी भी गुजर गया, टाइम गुजर गया, महीने से ज़्यादा तो। लेकिन अभी मेरी कुछ पर्सनली मेरी बात हुई थी, ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी मेरी उनसे, और मुझे नहीं मालूम था कि उनके साथ ये टैग लगने वाला है। तो उस पर उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने अपना पर्सनल ट्रेनर एक रखा हुआ है और मैं अलग से जो है उसके साथ कर रहा हूँ और बहुत अच्छा मेरा मामला सारा चल रहा है।
ये होना चाहिए। देखिए आप एज ए प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं तो आपकी हर चीज़ होनी चाहिए, आपके पर्सनल ट्रेनर होना चाहिए, आपका पर्सनल मैनेजर होना चाहिए, क्योंकि आप हाईली पेड आप प्लेयर्स होते हैं तो उनको ये अपने पर्सनली चीज़ें करनी पड़ेंगी। ट्रेनर तो उनका बहुत ज़रूरी है पर्सनल, जो उनको ऑल द टाइम फिट रखे, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट आजकल हो रही है आपको एक के बाद दीगरे मैचेस खेलने पड़ रहे होते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता कि आप रिकवरी करने का टाइम होता है, तो आपको जो ऑफ सीज़न होता है तो वहीं पे आपने सारी ऐसी ट्रेनिंग करनी होती है कि आपका वो पूरा सीज़न अच्छा गुजर जाए। अब देखना होगा कि उस ट्रेनर ने क्या देखा, ये तो हम नहीं कह सकते, हम ब्लाइंड हैं इस वक्त कि उसने क्या चीज़ें ऐसी देखी कि जो वो कर नहीं रहे और उसे नज़र आ रहा है कि शायद वो जो मैच खेलें तो वहाँ पर उसकी वो जो है फिटनेस का उनको कोई प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, आपको लगता है ये जो रिपोर्ट ये ट्रेनर की, शायद इसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी चीज़ हो कि उन्होंने एक पर्सनल ट्रेनर रखा हुआ है और यहाँ तो हमें किसी दूसरे की बर्दाश्त होती नहीं है ना, तो हो सकता है वो ये वजह भी हो कि क्योंकि अब्बास की जो स्पीड है वो हम सबको पता है कि वो शुरू से इतनी है वो। अली देखें, सबसे पहले तो ये ट्रेनर वाला मसला है कि ट्रेनर ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पर्सनल ट्रेनर दुनिया भर में रखे हुए। मैं आपको बीसीसीआई के प्लेयर्स की मिसाल दे देता हूँ। बुलवेस्टन है, कई एक बॉलर्स हैं जिनके मैं आपको नाम बता दूँ, वो एनसीए जाने ही नहीं चाहते, अश्विन भी उसमें शामिल हैं। एनसीए जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहाँ पर वो लोग बेंगलोर में वो जाने ही नहीं चाहते, वहाँ पे जाते ही नहीं। इंजरी के बाद वो अपने पर्सनल ट्रेनर से अपनी ट्रेनिंग करते हैं, फिर जो टेस्ट होता है वो टेस्ट देते हैं, उसके बाद पास होते हैं और टीम के अंदर आ जाते हैं। तो ये मसला तो है। अच्छा, मेरा जो सबसे अहम जो मसला है कि इसके अंदर आपने ये भी बताया कि चेयरमैन तक ये बात पहुँच गई, शायद चेयरमैन भी इसमें इंटरफेयर हो गए हैं ये अब्बास की स्पीड को लेकर। तो यार मैं ख्याल में ये बातें वहाँ तक जानी ही नहीं चाहिए, और चेयरमैन अगर इसमें इन्वॉल्व होता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है, क्योंकि आपने इतने सारे लोग नीचे रखे हुए हैं, या तो उनकी तनख्वाहें उनकी बंद कर देंगे, भाई तुम लोग जवाब, क्योंकि सारे मामले में डायरेक्ट खुद ही देखूंगा, ठीक है, तो मैं ही सारे मसले हल कर लेता हूँ, बस की स्पीड भी अगर कम हो गई तो मैं तेज़ करा दूंगा। तो यार ये मसला चलता है। वो जो इनके जो बॉलिंग ट्रेनर हैं, असल तो बात उनकी है कि भाई आपने, अगर आपको लगा था कि अब्बास के साथ कोई इशूज़ हैं तो ये मीडिया में कैसे आ गई ये वाली खबर कि अब्बास की स्पीड कम हो गई, वो भी ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले। आपके पास अब्बास से बेहतर बॉलर कोई है तो मुझे ये भी बता दें। अच्छा, ये नहीं समझते कि वर्ल्ड कप में हमें फ्लैंडर का साथ हासिल था, अभी कोई है नहीं, शायद इसलिए जो है वो रिपोर्ट जो है चेयरमैन तक गई हो। नहीं यार अली, एक तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि यार ये वो गांव है जहाँ से कभी अच्छी खबर नहीं आती। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर वाला, मैं आपको ये यहाँ पर जितने बॉलर मैंने देखे हैं वो दोबारा टीम में वापस ही नहीं आए। कईयों के नाम बता दूं मैं, अंडर 19 के वो जीत कर आए थे, उसके बाद उनका हाथ टेढ़ा बता दिया, किसी ने बोला कि भाई तुम जो हाथ सीधा कर गया। अनवर अली उसके बाद ऐसा हाथ सीधा हुआ कि उनकी बॉल भी अब विकेटों तक नहीं पहुँचती। मीर हमजा हैं, कई एक प्लेयर हैं यार आपके बॉलर हैं जो वहाँ जाने नहीं चाहते। इवन शोएब अख्तर को सुन लें, वो भी इसमें एतमाद नहीं करते, बोलते ये भी बर्बाद कर देते। तो आपके पास सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी जो है ना, बॉलर्स अगर आपके इसी तरह की इंजरीज का शिकार होते हैं और फिर उनको शिकायतें जो होती हैं कि भाई यहाँ हमें सही तरह से देखा नहीं जाता, हमें सही तरह से हमारी लुक आफ्टर नहीं होती, इसीलिए हम पर्सनल ट्रेनर रखते हैं, तो रखने दें उनको यार। मैं आपको ये भी बता दूं कि यार आप ये भी देखें, जब आपने जिसको खिलाना होता है ना, अब आप जरा गौर से सुनिएगा, जिसको खिलाना होता है, जा मूसा तू भी ऑस्ट्रेलिया जा, तू भी खेल जा नसीम तू भी ऑस्ट्रेलिया जा, तू भी खेल जा। यार आपने तमाशा बना दिया, कच्चे तोड़ के ले गए ऑस्ट्रेलिया, फेंक दिया आपने वहां पर ले आके, उनको वहां खिलवा दिया ला के, फिर आप कह रहे हैं कि दोबारा से अब इनकी चीजें टेक्निकल चीजों पे सेट हो गए। यानी कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपने जिसको खिलाना है, जिद है आपकी कि मैं कोच हूं, मैं जिद्दी हूं, मैं खिलाऊंगा इनको, तेज तरीन बॉलर हैं दुनिया के, अब देखना वहां पे धमाके कर दें। कुछ नहीं किया उन्होंने, इतना पिटे हैं कि उसके बाद पूरे दिन बॉल लेके भागते रहे ऑस्ट्रेलिया टूर के। वापस आके अब जाके उनमें से एक आदमी निकल कर आया जिसका नाम है शाहीन, ठीक है। उसके अलावा आपके पास आया क्या पिछले 3 सालों में, मुझे बता दें। हसन अली तो पहले से डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। हारिस पे अगर आप टेस्ट का प्रेशर डालेंगे तो वो जो 20 ओवर की क्रिकेट है उससे भी जाएगा वो, क्योंकि वो एक दफा 6 बॉलें सीधा देखकर भी नहीं भाग सकता भाई, वो 6 बॉलें एक जगह पे डालेगा कैसे यार, ये भी तो एक आर्ट है टेस्ट क्रिकेट। चलिए ठीक है, अब जिस तरह बात कर रहे हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात कर रहे हैं, तो अब हसनैन का जो बॉलिंग एक्शन है इसको दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी दी गई है उमर रशीद को। आपने काफ़ी क्रिकेट खेली उमर रशीद साहब के साथ, एज ए कोच क्या आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है उमर रशीद साहब को बॉलिंग एक्शन दुरुस्त करना? मैं ये नहीं कह सकता कि ये दुरुस्त फैसला है या गलत फैसला है, ये तो डिपेंड कर रहा होता है जिन्होंने लगाया। अगर वही समझते हैं कि उमर रशीद से उनको फ़ायदा हो सकता है और उनके पास में ऐसी कोई जिसे उन्होंने किसी के ऊपर काम किया हो और उन्होंने कुछ अच्छा ऐसा किया हो, तो फिर वेल एंड गुड।
और अगर कोई पास में ऐसी चीज़ नहीं हुई है और कोई इम्प्रूवमेंट किसी बॉलर्स में नहीं आई है तो फिर तो फैसला गलत होगा। तो ये जो लगाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो उन्होंने उनमें क्या ऐसी खासियत देखी कि वो उनका हाथ ठीक करा देंगे, या जो भी 15 डिग्री से ऊपर जा रहा है वहाँ पर किस तरह। ये तो सारा बायोमैकेनिक्स का गेम है कि पहले आप उसके ऊपर देखेंगे। उमर रशीद साहब के जो क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है, वो बड़े अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक है। मोहतशिम रशीद भी बड़े अरसे से मुंसलिक है। एक बड़े ज़बरदस्त इंसान है उमर रशीद, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्लेयर भी बड़े अच्छे थे, लेकिन अगर पर्टिकुलर इस चीज़ को देखते हैं तो क्या वो सही करा सकते हैं? लेकिन यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एज ए कोच मैंने उनके साथ थोड़ी काम किया है। मैं तो एज ए प्लेयर उनके साथ क्रिकेट ही उनके साथ मैंने करी। यूबीएल में मेरे साथ थे वो, उनके साथ क्रिकेट खेले। तो लेकिन एज ए कोच जो है मैं उनके साथ नहीं रहा कि मैंने उनको देखा कि वो किस तरह की कोचिंग कर रहे होते हैं। हाँ, डेफिनेटली उन्होंने लेवल्स तो किए हैं, एक्सपीरियंस तो है। अब वो किस तरह काम करते हैं हसनैन के साथ, ये तो वक्त ही बताएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हसनैन जैसा बॉलर अगर ज़ाया हो गया इस फैसले की वजह से तो ये एक बड़ा नुकसान होगा, और अगर वो अच्छा करा दें तो यकीनन उमर रशीद साहब के सर पे एक और ताज लग जाएगा। बिल्कुल। मैं तो समझता हूँ कि वो उस बच्चे का कैरियर और फ्यूचर जो है वो ब्राइट है और होना भी चाहिए। एकदम उसके ऊपर जिस तरह का ये लगा है कि ये 15 डिग्री से ऊपर जा रहा है, तो अब ये देखना होगा कि कितना जा रहा है, कहाँ तक क्या पोजीशन है, उसको किस तरह आप ठीक करा सकते हैं। तो जो आपकी जो लैब है, बायोमैकेनिक्स की जो लैब है, वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह एक एक चीज़ उसकी वॉच होगी। फिर उसके ऊपर हल्का फुल्का जो काम आपने करना है आप कर सकते हैं। ये ना हो कि आप काम करने के चक्करों में उसके साथ ऐसी जाती हो जाए, उसकी पेस चली जाए या वो डर जाए बॉलिंग करने से। तो ये ऐसा ना होना चाहिए। उसको इतना कॉन्फिडेंस के साथ उसकी चीज़ को ठीक कराया जाए ताकि इन फ्यूचर वो उसी पेस के साथ बॉलिंग कर सके। ठीक है, उसी पेस के साथ बॉलिंग कर सके। लेकिन जहाँ एक तरफ हम रशीद साहब के तकर्रुरी की बात कर रहे हैं, वहीं पे फिर जो है वो 70+ 73 ईयर्स के वसीम बारी साहब को विकेट कीपिंग कंसल्टेंट लगाया गया है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और मजीद उनकी उम्र दराज करे। लेकिन क्या इस उम्र में इतनी टफ जॉब देना, इतना टफ टास्क देना, क्या ये दुरुस्त फैसला ही नहीं? क्योंकि हमने देखा कि जो माजी में अतीक उज़्ज़मा जैसे विकेट कीपर को भी काम करने नहीं दिया गया। लगता है आपको ये दुरुस्त फैसला ही है? हर बारी वसीम बारी। मैं तो तकरीबन 20 सालों से यही देख रहा हूँ, इन्हीं की बारियां लग रही होती हैं। अभी उमर रशीद की बात हो रही थी, यानी कि यार ज़माना गुजर गया, आज तक वो वही हैं, कोई उसके अलावा कोई आया ही नहीं। ठीक है, क्वालिफाइड होंगे, ये ज़रूरी, ठीक है, मगर ये कि अब वसीम बारी की जो आपने एज बताई है, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे और लंबी सेहत, बेहतर सेहत दे उनको। तो मुझे नहीं लगता कि यार हो सकता है उनको सिर्फ अच्छी दोस्ती यारी के चक्करों में दे दी गई ये नौकरी, और कुछ भी नहीं है। आपने एक इदारे को हेड किया हो, फिर वहाँ पे एज ए कंसल्टेंट आप काम करें, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये मतलब ऐसा लगता है कि नवाजी गई है बाकायदा नौकरी। मतलब फील्ड जॉब जो है ना, देखो कोच भी जो है ना वो इस वक्त फिट बंदा ही चाहिए। बिल्कुल, कि जो फील्ड में चीज़ अपने करके दिखा सके। ठीक है ना। अब आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त बारी भाई की, जो मैं अभी लास्ट टाइम में मिला उनसे, लास्ट वीक ही मिला था, तो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो फील्ड के अंदर या इतनी देर खड़े होके भी वो इतना बता सकें। नहीं, ओवरऑल अगर आप कोई भी चीज़ करने जा रहे हो ग्राउंड के अंदर करके, आपने अगर 2 घंटे लगाने हैं ग्राउंड के अंदर, तो मैं नहीं समझता कि उनकी जो सेहत है वो इसको इजाज़त दे रही। मेरे ख्याल से ये फिर उनके साथ से, मेरे ख्याल से उनको अगर आपने देना है तो मेरे ख्याल से जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब थी वो आई थिंक उनके लिए भी बेहतर थी। ठीक है, थैंक यू सो मच महमूद भाई, थैंक यू सो मच। कमर ज़ाइफ़ी साहब, आप दोनों आज हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना। इंशाल्लाह कल जो आराम का दिन है, लेकिन एक स्पेशल हमारा शो होगा, स्पेशल गेस्ट के साथ हम आपको शो में खुशामदीद कहेंगे। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।